एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज एक नई पूरी प्लेलिस्ट, नया एक चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जिसमें 11th क्लास की जो मिडावल हिस्ट्री है। अक्सर बच्चों के लिए एक बहुत ही क्या बोलते हैं, एक अपहिल टास्क बन गया है। अक्सर मैं अपने क्लास में बच्चों को जब भी सजेस्ट करता हूँ, जो भी मुझसे सजेशन लेने आता है कि सर एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री के लिए क्या करें, तो मैं अक्सर उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है उसको ज़रूर पढ़ें। लेकिन इस बुक के साथ समस्या ये है कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, कि पहले ये राजा यहाँ गए, फिर इन्होंने इसको हराया, फिर वहाँ गए, फिर उसको हराया। इस तरीके तो ये जो पूरा एक जो रनिंग कमेंट्री चलती है वो विच मे नॉट बी नो एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट फ्रॉम यूपीएससीज नो पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ये नई सीरीज़ मैंने शुरू करी है जिसमें चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर्स हैं 11th क्लास, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है उसकी मिडाल हिस्ट्री को हम लोग एक एक चैप्टर वाइज हर लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, इसमें पहला जो चैप्टर है दैट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक है, इसके बारे में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले बात होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, तो रोमन एम्पायर अगर आप देखें तो रोमन एम्पायर 395 सी में आकर ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में डिवाइड हो जाता है। ये रहा आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ये रहा आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, और 476 में आते आते जो है ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाता है और फिर बाद में सिर्फ ईस्टर्न रोमन एम्पायर बचता है जिसको हम लोग बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, जो 1453 तक बाइजेंटाइन एम्पायर रहता है। और जैसा कि आपको पता है कि इन 1453, जिसको इस इवेंट को बोलते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ Constantinople. So Constantinople was the capital of Byzantine Empire, but in 1453, Byzantine Empire was replaced by Ottoman Empire. ओटोमन एम्पायर। और फिर इस पूरे रीजन में, ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर फिर ओटोमन साम्राज्य का शासन हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1453। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। फिर अब बात आती है, इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात है ओवर एक्सपेंशन। ठीक है, कोई भी एम्पायर अगर आप देखेंगे, जब भी अपने हाईएस्ट टेरिटोरियल जेनिथ पर पहुंचती है तभी उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर अपने हाईएस्ट टेरिटोरियल जेनिथ पे दिल्ली सल्तनत पहुंची और वहीं से उसके डाउनफॉल की कहानी भी शुरू होती है। सेम अप्लाइज टू मुगल एम्पायर एज वेल। औरंगज़ेब के टाइम पर आप देखेंगे कि मुगल एम्पायर अपने टेरिटोरियल जेनिथ पे पहुंचती है और फिर वहाँ से उसका डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो कोई भी एम्पायर अगर अपनी सबसे हाईएस्ट पीक पर जब पहुंचती है तभी उसका डिक्लाइन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े एरिया में, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, तो जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एडमिनिस्टर करना, मान लें कि राजा यहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ से इतनी दूर एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल होता है। और किसी भी एक एरिया में अगर रिवॉल्ट शुरू होता है वो धीरे धीरे बाकी एरियाज़ में भी फैलते चला जाता है, जिसको हम लोग चेन रिएक्शन या डोमिनो थ्योरी भी कहते हैं। तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रोमन एम्पायर के साथ भी ये हुआ कि बहुत ही बड़ा एम्पायर, बहुत ही इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया कि इट बिकेम टू लार्ज टू गवर्न। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, वीक एम्परर्स एक बेसिक पॉइंट है। जैसे ही कोई एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर होता है, एम्परर होता है, उसके बाद जैसे ही उसके जो सक्सेसर्स होते हैं, इफ़ दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इफ़ दे आर नॉट दैट विजनरी और अथॉरिटेरियन और एफिशिएंट और इफेक्टिव, तो उस साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। देन सिविल वॉर्स बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ अ सेम एम्पायर, सेम किंगडम और मे बी सेम कंट्री। जब समाज के ही दो धड़े,
ठीक है, किसी भी समाज के अगर दो पार्ट्स दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर तो दैट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर। तो यहाँ पर भी सिविल वॉर हुआ। फिर इकोनॉमिक टर्मोइल, धीरे धीरे रोमन एम्पायर में इकोनॉमिक टर्मोइल हुआ, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ गया और उसको ऑफसेट करने के लिए राजा ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जनता पे। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, और जब टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, लोग अपना खेत छोड़कर भाग जाते हैं जंगलों में या पहाड़ों पे, ताकि टैक्स देने से बचा जा सके। और जब ऐसे बहुत भारी संख्या में अगर किसान करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल आउटपुट ख़त्म हो जाता है, जिससे फेमिन की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर अगला रीज़न है डिपेंडेंस ऑन मर्सनरी आर्मी। मर्सनरी आर्मी यानी कि पैसे के एवज में जो लोग लड़ते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी बट द आर्मी फाइट फॉर द मनी, उसको बोलते हैं मर्सनरी आर्मी। ठीक है, फिर अगला है इन्वेजन ऑफ हुनाज। हुनाज वेर नो काइंड ऑफ इन्वेडिंग बारबेरिक ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो इनका भी इन्वेजन शुरू हो जाता है रोमन एम्पायर पे, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। और जो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स स्पेसिफिक डॉक्ट्राइन। तो जब क्रिश्चियनिटी आती है तो क्रिश्चियनिटी ने बताया कि भाई वॉर एंड जो वायलेंस है ये एक सिन है। ठीक है, तो जो अभी तक रोमन एम्पायर के जो सोसाइटल एथोस थे, सैक्रिफाइस, करेज, हीरोइज्म, ठीक है, फोर्टिट्यूड, वॉर, वायलेंस, ठीक है, तो ये सारे जो वैल्यूज़ थे दे वर रिप्लेस्ड विद पैसिफिस्ट वैल्यूज़ ऑफ क्रिश्चियनिटी। कि भाई आप जो है वॉर और वायलेंस अगर आप करते हैं तो ये पाप है। फिर नो इट क्रिश्चियनिटी ने बताया नॉन मटेरियलिस्टिक फ़िलॉसफी, कि किसी भी टाइप का मटेरियलिस्टिक प्लेजर जो है ये भी एक सिन है। ठीक है, नॉन मटेरियलिस्टिक फ़िलॉसफी क्रिश्चियनिटी ने बताई। फिर पहले क्या था कि लोग जो है राजा को ही भगवान मानते थे, तो जिसकी वजह से पीपल यूज टू वर्शिप देयर किंग्स, दे यूज टू ओबे हिज अथॉरिटी एंड हिज रूल। पर क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी आने से उन्होंने बोला कि भाई भगवान जो है, राजा जो है, कोई भगवान नहीं है, गॉड इज़ ओनली वन एंड जीसस इज़ हिज सन। ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों का जो राजा के प्रति जो रिस्पेक्ट थी, जो लॉयल्टी थी, जो सर्विट्यूड कह लीजिए, ठीक है, वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई। चलिए, अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर का असर क्या पड़ा। तो पहला असर ये है कि मिडिल एजेस की शुरुआत हो जाती है यूरोप में। ठीक है, और जो क्रिश्चियनिटी है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वेस्ट वाला जो पार्ट है वो रोमन कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस उस पर बढ़ जाता है, और जो ईस्टर्न जो एरिया है, ईस्टर्न यूरोप, वहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। फिर उससे धीरे धीरे एक फ्यूडल सोसाइटी का जन्म होता है। फ्यूडलिज्म क्या है वो हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। अब होता क्या है कि क्रिश्चियनिटी के आने की वजह से यूरोप में एक डार्क एज की शुरुआत होती है। ठीक है, डार्क एज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। मोटा मोटा ये समझिए, डार्क एज का मतलब है डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी और स्टैग्नेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जब सोसाइटी में साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनलिज्म, इन सब जगहों पे, इन सब चीज़ों की वजह से साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सारे विचारों की जगह पर सुपरस्टिशन जन्म ले लेता है। सोसाइटी बिकम्स अदर वर्ल्डली, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, रिग्रेसिव। तो ऐसी चीज़ें अगर जब सोसाइटी में आ जाती हैं उसको बोलते हैं डार्क एज। तो क्रिश्चियनिटी के आने की वजह से यूरोप में डार्क एज की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि फ्यूडलिज्म क्या है। तो फ्यूडलिज्म का अगर आप देखें तो 1000 से 1500 एडी के बीच में फ्यूडलिज्म का राइज होता है यूरोपियन सोसाइटी में। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड। अब इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये किंगडम है, ठीक है, इसमें एक राजा बैठा है। अब राजा को इतने बड़े किंगडम को एडमिनिस्टर करने के दो तरीके हैं, कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हायर करेगा। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलग अलग टाइप की सर्विसेज देंगे, जैसे टैक्स कलेक्ट करना, फिर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन,
सड़कें बनवाना, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, ठीक है। फिर कुछ छोटी मोटी मिलिट्री को मेंटेन करना, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ये सारा काम जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि राजा जो है अपने किंगडम को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर देगा, और जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया में डिवाइड किया, यहाँ पे एक आदमी को इसका इंचार्ज बना देगा, ठीक है। नाउ दिस पर्सन विल बिकम द ओनर ऑफ द लैंड ऑन द, बट दिस ओनरशिप ऑफ लैंड विल बी बेस्ड अपॉन टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकॉज दिस पर्सन, जिसको अब हम लोग फ्यूडल लॉर्ड कहेंगे, वो कुछ प्रोमिस करेगा राजा से कि भाई मैं आपके लिए साल में आपको इतना टैक्स दूंगा, मैं इतनी सेना अपने अंडर मेंटेन करूंगा, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आई विल सेंड माय आर्मी टू योर सर्विस। दैन वहाँ का लोकल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम करना है, तो ये सारा काम जो है ये आदमी करेगा, जिसको हम लोग फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं। तो इसी वजह से मैंने बताया है कि फ्यूडलिज्म का बेसिक डेफिनेशन है कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी कि लैंड की ओनरशिप तो रहेगी बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कि भाई साल में आपको इस पर्टिकुलर डेट से पहले इतना टैक्स आपको राजा को देना है, अगर नहीं दे पाए तो आपकी ओनरशिप छिन जाएगी। दैट ओनरशिप इज़ नॉट हेरिडिटरी, दैट ओनरशिप इज़ बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशंस, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड, जिसमें लैंड को कुछ दिया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ सम सर्विसेज, जो हमने अभी डिस्कस की कि ये सारी सर्विसेज ये आदमी देगा। इस रिलेशनशिप को लॉर्ड ओवरलॉर्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड होगा अब ये लॉर्ड कहलाएगा, और जो किंग होगा ही विल बी द ओवरलॉर्ड। लॉर्ड ओवरलॉर्ड रिलेशनशिप या किंग या वेसल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड है इसको वेसल भी बोलते हैं, वेसल, ठीक है, वेसल। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखा, रेवेन्यू कलेक्शन की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, सारी सर्विसेज जो है ये जो फ्यूडल लॉर्ड है वो राजा को प्रोवाइड करेगा। सिंपल। अब एक और टॉपिक है सर्फडम, ठीक है। सर्फडम क्या होता है? सर्फडम का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर टाइड टू द लैंड। जैसे स्लेवरी में क्या होता है कि जैसे मान लो स्लेवरी में दिस इज द मास्टर और ये हो गया उसका स्लेव, ठीक है। अब स्लेव का काम है, स्लेव बेसिकली सर्व द मास्टर, जहाँ जहाँ पर मास्टर जाएगा, मालिक जाएगा, वहाँ वहाँ पर स्लेव जाएगा। लेकिन फ्यूडलिज्म में सर्फडम में क्या होता है कि जैसे ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, लैंड 1 लिख लीजिए, लैंड 2 लिख लीजिए, एक मान लीजिए और लिख लीजिए लैंड 3, तो हर पर्टिकुलर लैंड के लिए देयर विल बी सम डेडिकेटेड सर्फ। मान लो कि सर्फ 1 और सर्फ 2 इस पे काम करते हैं, सर्फ 3, सर्फ 4 इस पे काम करते हैं, सर्फ 5, सर्फ 6, सर्फ 7 ये इस पे काम करते हैं। अब हर लैंड के लिए, हर ज़मीन के टुकड़े के लिए उसके लिए कुछ डेडिकेटेड लेबरर्स होंगे जो उस ज़मीन से ही बंधे होंगे। अब इस ज़मीन का मास्टर एक्स हो या ये ज़मीन एक्स से ट्रांसफ़र हो जाए वाई को, लेकिन ये सर्फ नहीं बदलेंगे, तो दे सर्व द लैंड नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। जैसे कंटप्पा ने क्या कसम खाई थी कि माहिष्मती के सिंहासन पे जो भी बैठेगा मैं उसकी सेवा करूँगा। अब उस पर बाहुबली बैठे या भल्लाल देव बैठे, इरिस्पेक्टिव ऑफ डैट। सिमिलरली भीष्म पितामह ने भी हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने की कसम खाई थी। अगर उसके राजा पांडव हो या कौरव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही सर्फ के साथ भी होता है कि उस ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है ये डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज दे सर्व द लैंड नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। ओनर बदलते रहेंगे लेकिन वो सर्फ उसी ज़मीन के साथ बंधे रहेंगे, उस ज़मीन से बंधे हुए बंधुआ मजदूर। स्लेवरी में क्या होता है कि स्लेवरी में मास्टर को सर्व करते हैं। मास्टर आज यहाँ पर है तो स्लेव्स यहाँ रहेंगे, मास्टर कहीं और चला जाएगा तो स्लेव उसके साथ चले जाएंगे। चलिए, अब इसी में फ्यूडल सिस्टम एक आता है मनोर। मनोर का मतलब होता है कि बेसिकली क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा लैंड होता है, उसमें एक उसका मालिक होता है, वो मालिक एक बड़ा सा अपना बंगला बना के रहता है और उसके खेतों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। और उनकी सारी
जो ज़रूरतें होती हैं वो इस मैनोर का जो मालिक होता है वो पूरी करता है, ठीक है। तो मैनोरियल सिस्टम वॉज अ मिडाइवल इकोनॉमिक सिस्टम इन विच लॉर्ड स्टेट या मनोर फंक्शन एज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट वर्कड बाय पेजेंट्स इन रिटर्न ऑफ प्रोटेक्शन एंड लैंड, ठीक है। तो एक बड़ा सा लैंड होगा, एक तरीके से ज़मींदार कह सकते हैं कुछ हद तक। बड़ा सा एक लैंड होगा, उसका एक मालिक होगा और उसकी ज़मीन पर बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बदले में, काम करने के बदले में उनकी जितनी भी किसानों की ज़रूरतें हैं वो मैनोर का जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो पूरी करेगा। एक तरीके से ज़मींदारी सिस्टम जैसा ही है, इतना समझ लीजिए। कभी आप जाओगे मसूरी या मसूरी या लंडोर जाओगे तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के बहुत सारे ऐसे बंगलोज दिखते हैं जिनको मनोर कहा जाता है। तो होता ये था कि लंडोर, मसूरी, ये चूँकि अच्छे क्लाइमेट्स थी, दिल्ली से पास भी थी, तो बहुत सारे अंग्रेज़ जो अफसर थे वो यहाँ पर रहते थे बंगले बनाकर, ठीक है। और कुछ अंग्रेज जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे वो भी रहते थे बंगले बनाकर, और उनके ऐसे फार्म हाउस जैसे घर हुआ करते थे और काफ़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और वहाँ के लोग उन खेतों पर काम करते थे और उसके बदले में उनको सारे पैसे, और जो पैसा क्या कह लीजिए, रहने खाने पीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो मनोर का मालिक उनको उसके बदले में, काम के बदले में उनको प्रोवाइड करता था, ठीक है। अब देखते हैं डार्क एज इन यूरोप। तो जो यूरोप का जो डार्क एज है वो 5th से 10th सेंचुरी तक चला। अब इसको डार्क एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इट वाज अ टोटल इंटेलेक्चुअल वॉइड, ठीक है। इस टाइम पर ये हुआ कि लोग, इसको थोड़ा समझते हैं। चलिए, एक इस टॉपिक पे, अभी इस पे टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देंगे, आप इस पे ध्यान दीजिए। तो हुआ यूँ कि 600 BC से मान लीजिए कि 300 AD, ठीक है, और 1300 AD मान लीजिए। तो 600 BC से 300 AD ये क्लासिकल एज कही जाती है यूरोप की। यहाँ पर जो लोग हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लिटरेचर, ठीक है, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी काम हो रहा था। लोगों का जो टेम्परामेंट है ह्यूमैनिटी की तरफ था, ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करने की तरफ था। लोग साइंस, आर्ट्स, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पिरिसिज्म, लिटरेचर, इन सब चीज़ों पर काफ़ी काम हो रहा था। लेकिन 300 AD आते आते क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी तो पहले से आ गई थी, लेकिन उसको पॉपुलराइज होते होते लगभग 200-300 साल लग गए। 300 AD में जब रोम का एक राजा था कॉन्स्टेंटीन, जब उसने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, उसके बाद क्रिश्चियनिटी एक डोमिनेंट रिलीजन बनी। तो कह सकते हैं कि 300 AD में क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बढ़ा। और जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी ने लोगों को बोला कि भाई, ये मटेरियल लाइफ से इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको अपने सैल्वेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कोई भी प्लेजर इज इक्वल टू सिन, ये क्रिश्चियनिटी ने बोला, ठीक है। क्रिश्चियनिटी ने लोगों का जो फोकस है वो ह्यूमैनिटी से शिफ्ट कर दिया डिविनिटी पे। अब इससे हुआ क्या? इससे होता ये है कि साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, इन सब चीज़ों को छोड़कर लोग जो है रिलीजन, सैल्वेशन, पाप पुण्य, ठीक है, सोल, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लगे, जिसकी वजह से साइंस, आर्ट्स, ये सारे काम जो है धीरे धीरे बंद हो गए। तो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल वॉइड क्रिएट होता है। तो इसी एज को, ये जो 1000 ईयर्स का पीरियड है, ठीक है, इसको डार्क एज कहा जाता है यूरोपियन या क्रिश्चियन वर्ल्ड में। फिर 1300 AD में रेनेसा का टाइम आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेनेसा का जन्म होता है और वहाँ से फिर वापस है। रेनेसा कहता है कि हमें वापस से इस पीरियड में, क्लासिकल एज में जाने की ज़रूरत है। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। तो रीबर्थ ऑफ व्हाट? रीबर्थ ऑफ क्लासिकल रोमन एज, जब साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा एम्फोसिस होता था समाज का, न कि मोक्ष के पीछे भागना, भगवान के पीछे भागना, मुक्ति पाने के पीछे भागना, ठीक है।
तो रेनेसा ने इस पीरियड को रेनेसा रीबर्थ, रेनेसा एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ व्हाट? रीबर्थ ऑफ क्लासिकल रोमन एज। ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं डाके जाने के? जैसे मैंने बताया कि रोमन अथॉरिटी कोलैप्स हो गई, जिससे कोई भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ बचा नहीं। फिर रोमन सिविलाइजेशन के खात्मे के बाद बहुत छोटे छोटे किंगडम्स का जन्म हो गया, जिसमें आपस में अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थीं, और इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन आया। अर्बन सोसाइटी जो है धीरे धीरे रूरल होती चली गई। लोग शिक्षा की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और फोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स डिविनिटी फ्रॉम ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी, ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन एंडेवर को छोड़कर लोग रिलीजन की तरफ भागने लगे। ठीक है। अब इसी सेम टाइम पर, ठीक है, इसी सेम टाइम पर अगर आप देखें तो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की शुरुआत होती है। इस्लाम का जन्म लगभग 7th सेंचुरी एडी में होता है। ठीक है, बाय प्रॉफिट मोहम्मद। अब 750 अगर हम देखें तो 750 में इस्लाम का जन्म होता है। उसके बाद इस प्रॉफिट के मरने के बाद, मोहम्मद के मरने के बाद जो इस्लाम को फैलाने का जो काम है वो 4 जो खलीफा थे, खलीफा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव या डेप्यूटी, उन पे धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता है। तो पहले राशिदून आता है, फिर अब्बासिद खलीफेट आती है, फिर उसके बाद उमैयद आते हैं, फिर उसके बाद ओटोमन आते हैं। तो ये 4 मेन खलीफेट्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस्लाम को फैलाने की। तो उसी में था एक जो सेकंड खलीफेट, राशिदून के बाद जो खलीफेट आती है अब्बासिद खलीफेट। ठीक है। जब वो आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं जिसकी वजह से सेफ्टी और स्टेबिलिटी आती है। ठीक है। जब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इतने बड़े एरिया का होगा तो इस एरिया में ट्रेड और कॉमर्स धीरे धीरे फैलने लगा, और इसकी वजह से जो अरब लोग थे वो एक रिच मर्चेंट क्लास के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, रिच मर्चेंट क्लास के रूप में उभर कर सामने आए। अब इसी अब्बासिद खलीफेट के एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस खलीफा थे, उनका नाम था हारून अल रशीद। तो हारून अल रशीद का नाम बहुत ही इज्जत से इस्लामिक वर्ल्ड में लिया जाता है क्योंकि इन्होंने साइंस और लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, और उन्होंने बगदाद को उस टाइम पे 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के टाइम पे बगदाद वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस of human history of that age, of that era, which was the repository of all intellectual revolution that those were taking place at that time. वहाँ पे दुनिया भर के, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला ये था, वैसे ही बगदाद बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग, जहाँ पर अलजबरा का जन्म होता है अल ख्वारिज़मी द्वारा। फिर बहुत सारे हाउस ऑफ विजडम वॉज एस्टैब्लिश, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसलेशन का काम होता है, जिसमें ग्रीक, रोमन, पर्शियन, इंडियन टेक्स्ट को अरबिक में ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ पे बगदाद में चूँकि दुनिया के बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से कल्चरल सिंथेसिस होता है। ठीक है, और जब इतने फ्रेश दिमाग एक साथ बैठेंगे तो मेडिसिन, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, इन सारे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च का काम किया जाता है। और इसी टाइम पर जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है 0 से लेकर 9 तक, उसको यूरोप में अरब्स ने इंट्रोड्यूस किया, इसी वजह से उसका नाम हो गया अरबिक न्यूमरल्स। हालांकि अरब्स ने उसको इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन चूँकि अरब्स ने इंडिया से उसको कॉपी करके यूरोप में इंट्रोड्यूस किया, इस वजह से यूरोपियंस को लगा कि ये अरब्स का इन्वेंशन है, बट डैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है। फिर इसी टाइम पे पंचतंत्र का अरबिक में ट्रांसलेशन होता है जिसका नाम है खलीला वादिमा। ठीक है, खलीला वादिमना, दिस इज़ द अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र। याद रखेंगे, एग्ज़ाम में कभी आ सकता है। अब इस्लाम का जो गोल्डन एज है वो ख़त्म कैसे होता है? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था जब बगदाद में मंगोल्स का इन्वेजन होता है। उस समय मंगोल्स अभी तक इस्लामाइज नहीं हुए थे। ठीक है, मंगोल्स का अब इस्लामाइजेशन नहीं हुआ था। तो 1258 ईस्वी में, ठीक है, एक मंगोल जनरल उसने वहाँ पर हमला किया और पूरे बगदाद को नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके बाद धीरे धीरे रिलीजियस कंजर्वेटिज़म जो है इस्लामिक वर्ल्ड में
बढ़ता चला जाता है। ऑर्थोडॉक्स और जो क्या बोलते हैं रिग्रेसिव एलिमेंट्स हैं वो इस्लाम में उनका इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे इस्लाम का गोल्डन एज ख़त्म हो जाता है और जितने भी लर्निंग थी वो यूरोप में स्प्रेड हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि 1300 AD में रेनेसा का जन्म होता है। ठीक है, तो यही जो पढ़े लिखे लोग थे जो अभी तक बगदाद में रह रहे थे, धीरे धीरे वो यूरोप में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से इस्लामिक वर्ल्ड की डार्क एज शुरू होती है और वापस से क्रिश्चियन वर्ल्ड का गोल्डन एज या इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है अराउंड 1300 AD। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है जो इस चैप्टर में दिया है, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, उसमें एक शैलेंद्र एम्पायर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो शैलेंद्र एम्पायर जावा आइलैंड, जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, उस पर रूल करता था। इनका ये टाइम पीरियड है 750 से 850 AD, और ये लोग महायाना बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। जो बोरोबुदुर का फेमस बुद्धि स्तूपा है, इसका फोटो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बोरोबुदुर का फेमस बुद्धि स्तूपा दैट वाज बिल्ड बाय शैलेंद्र डायनेस्टी रूलर्स। ठीक है, और इसका डिक्लाइन के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि जब जावा आइलैंड में शैवाइट रूलर्स का डोमिनेंस बढ़ता चला गया, तो इसकी वजह से शैलेंद्र एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। अगली जो साउथ ईस्ट एशिया का एम्पायर है वो है श्री विजय एम्पायर। श्री विजय एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये सुमात्रा आइलैंड पे इन्होंने राज किया। ठीक है, आप देख सकते हैं सुमात्रा आइलैंड पे इन्होंने राज किया। इनका टाइम पीरियड है 7 से 1300 AD। ये लोग महायाना बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, और चोलास ने इन्वेट किया था श्री विजय एम्पायर पे, राजेंद्र चोला ने, जिसकी वजह से श्री विजय एम्पायर का डिक्लाइन होता है। एक और प्रोमिनेंट एम्पायर है साउथ ईस्ट एशिया की जो हिंदू एम्पायर थी, जिसको खम्बूजा एम्पायर या खमेर एम्पायर भी कहते हैं। तो इन लोगों ने कंबोडिया के ऊपर शासन किया। टाइम पीरियड उनका है 800 से 1400 AD। स्टार्टिंग में ये लोग शैवाइट थे, बाद में ये लोग महायाना बुद्धिस्ट बन गए, और दे आर फेमस फॉर बिल्डिंग एंकोर वैट टेम्पल, जो कि विष्णु को डेडिकेटेड है। बाद में कुछ बुद्धिस्ट एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया, लेकिन ओरिजिनली इट वाज अ वैष्णवाइट टेम्पल। ठीक है, फिर इसका जो डिक्लाइन है 1431 में होता है, जब सैमीज़ ने अटैक किया। सैमीज़ यानी कि थाईलैंड की एक एम्पायर थी, थाईलैंड की एक किंगडम थी, उनके अटैक की वजह से खम्बूजा एम्पायर का डिक्लाइन होता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 1। और जैसा कि मैं हमेशा मानता हूँ, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही थी, और इन्हीं सब चीज़ों को, इसी जो कोट है, इसी की फ़िलॉसफी को आप जो है देखेंगे कि हर चैप्टर में मैं इसको अप्लाई करूँगा, और इसको समझना, जितना भी टॉपिक होगा उसको आई विल बी पुट इट एज स्ट्रेट एज सिंपल एज एज सिंपल एंड स्ट्रेट एज पॉसिबल। ठीक है, तो डू स्टे ट्यून एंड just don't forget to subscribe, and also share this video if you like it with your friends, so that they can also get benefited and they don't have to undergo the ordeal of studying the medieval history on their own. They can just rely on these lectures for their for building conceptual clarity, as well as the entire 100% coverage of this book. So thanks for watching. Have a nice day. All the best.